चलो, सो आई गेस कुछ होमवर्क था, Yes, sir. पूछो डाउट्स। कौन सी एक्सरसाइज थी? So 11.2. ओके, 11.2 17 है तरफदार का डाउट। 17 से पहले किसी का डाउट है? No, sir. 17 से पहले कोई डाउट ही नहीं किसी का? यार ये सबसे टेढ़ा चैप्टर है, इसमें तुम लोग डाउट ही नहीं पूछते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। 14 है दिव्यांश का। ओके चलो, 14 कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है। वी कैन सी ये पैरेलल लाइंस नहीं है, दीज आर स्क्यू लाइंस, है ना? पैरेलल Yes, होते sir. तो दिख जाता साथ में, डायरेक्शन सेम नहीं है तो स्क्यू वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला पता ही है अपने को, दैट वुड बी a2 माइनस a1। दिव्यांश कहाँ डाउट है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डॉट। सर इसका आंसर सेम नहीं आ रहा है मेरा भी। अच्छा, b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, दैट्स इट। तो पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 हो जाएगा ijk, and then we have 1 minus 1 or 1 and 2 1 2. So this is I times minus 2 minus 1 minus 3 minus j times 2 minus 2 तो 0 हो गया, and plus k times 1 and plus 2 3। तो ये हो गया -3i plus 3k। Now numerator that can be solved by scalar triple product। फिर डायरेक्टली डॉट भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डॉट इसी के साथ डॉट लेना है अपने को, और a2 माइनस a1 हो जाएगा यहाँ पर कहाँ गया, 4 और 1 3 3 3 3i प्लस 3j प्लस 3k। अच्छा, ये 0 आ रहा है क्या? दैट वुड बी कमिंग एज 0। आंसर भी फिर 0 ही आ रहा होगा ना? No, sir. Sir, A2 minus A1 I cap minus 3J minus 2K आ रहा था। अच्छा, मैं 17 का नंबर देख लिया, सॉरी सॉरी। A2 माइनस A1 यहाँ पर होगा 14th। ओके, 1 माइनस 3 और 0, यही आ रहा है ना? I माइनस 3j। सर minus 2K भी था। सर अच्छा ठीक है, -2k, ठीक है, -2k। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट वुड बी -3 और -6, -9 आ गई, -3 और -6। ठीक है, तो हमारे डिस्टेंस में अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये हमने -9 निकाला, 9 लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड लिखना होता है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 ये था और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3√2। तो आंसर ये नहीं आ रहा है 3/√2? सर वो √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था तो इसीलिए। उससे क्या फर्क पड़ता है, 3√2/2 लिखा होगा। यस सर। यस सर। प्रत्युषा, ये दिक्कत थी? यस सर। तुम्हारे ये दिक्कत थी दिव्यांश? बहुत तुम लोग यार। चलो, नेक्स्ट इज 17। 17 में लाइन के इक्वेशन में दूसरे फॉर्म में लिख रखी है, जिससे शायद समझ में नहीं आ रहा हो क्या लिखा हुआ है। लाइन के इक्वेशन लिख रखी है 1 माइनस टी टाइम्स आई प्लस t माइनस 2 टाइम्स j प्लस 3 माइनस 2t टाइम्स k। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पहले नंबर्स अलग कर लेता हूँ, i माइनस 2j प्लस 3k।
प्लस टी टाइम्स, टी कॉमन ले लिया तो माइनस आई एंड देन प्लस जे एंड माइनस 2k। अब ये इक्वेशन उस फॉर्म में आ गई जैसे हमें हमारी हैबिट है देखने की, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी, टी पैरामीटर है, लैम्डा जगह टी लिखा हुआ है। आई गेस यही प्रॉब्लम होगी तरफदार, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आ गया था क्या? यस सर। Yes, sir. लाइन हो जाएगी i माइनस जे माइनस के प्लस s टाइम्स i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये भी स्क्यू लाइंस है, जैसा भी पिछला वाला किया वैसे ही वाला हो जाएगा। और कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्का सबको सब चैप्टर समझ में आ रहा है? Yes, sir. आर्यन, भदौरिया, पढ़ा है चैप्टर? तुमने नहीं पढ़ा है क्लासेस में? आए हो सारी क्लासेस या देखी हैं क्लासेस? नो सर, अभी नहीं देखी, देख लूंगा। लूंगा वाला तो होने वाला नहीं है। अक्षत भी नहीं आज मुझे लग रहा है क्लास में। चलो, अरे यार मैं फिर भूल गया, सैंपल पेपर डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस सैंपल पेपर, बहुत दिन पहले आया था, या फिर आई थिंक एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर कर लेंगे। मुझे याद दिला देना, प्रियांशु ने याद दिलाया था बट उसके बाद मैं भूल ही गया फिर से। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी तक हमने सीखा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, उसके सिर्फ 2 ही केसेस थे और अभी हम सीखेंगे फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसके 3 केसेस हैं। यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो लेट्स सी, नॉर्मल कंडीशंस है और उसमें हमें फिर दोनों तरह की इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। अब प्लेन के बारे में पहले एक बात जान लेते हैं कि प्लेन समझ गए, इट्स नॉट अ लाइन, इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स जो पूरा एक लेवल कवर करते हैं, एक पूरी लेयर बोल रहे हैं या पूरी एक सरफेस हो गई, दैट इज अ प्लेन। जैसे तुम्हारे रूम का फ्लोर हो गया, वॉल हो गई, दैट इज अ प्लेन। प्लेन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन। देखो हम लाइन से कंफर्टेबल हैं, तो प्लेन तो आई विल टेक अ शीट टुडे, थोड़ा हेल्पफुल रहे। ओके, जैसे ये शीट है, दिस इज अ प्लेन। इस प्लेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रहा हूं, दैट विल बी नॉर्मल टू द प्लेन। एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। ये कहीं भी हो सकता है, हमारा वेक्टर तो मूवमेंट अलाउड है, कहीं भी डाल सकते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन सेम रहेगा। अच्छा बताओ, अगर एक मैं नॉर्मल बता दूं कि यार ये एक वेक्टर है जो कि प्लेन के नॉर्मल है, क्या वैसा एक ही प्लेन होगा या एक वेक्टर के नॉर्मल बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं? सर एक पीछे भी बना सकते हैं हम लोग। ओके, 2 बोल रही हो, Yes. दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन। ये कितने प्लेन्स का नॉर्मल हो सकता है? एक का, 2 का, या और भी ज्यादा का? Finite का। इनफाइनाइट। पैरेलल प्लेन्स बना लो भाई, इस प्लेन का नॉर्मल है, ये नया प्लेन हो गया, ये नया प्लेन हो गया, ये नया प्लेन हो गया। ये है तो हर जगह परपेंडिकुलर ही ना, इसके परपेंडिकुलर में कोई भी सरफेस ले लूं, दैट विल बी, दिस विल बी नॉर्मल टू दैट प्लेन, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, Yes, sir. प्लेन के बारे में बात कर रहे होंगे, कीप इन माइंड कि प्लेन का नॉर्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे हम। तो जो पहली कंडीशन है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो होगी, we will be finding equation of plane in which 2 things will be given. One, a vector normal to the plane. It can be unit vector or any vector. हमें नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल मतलब अगर यूनिट नहीं होगा तो यूनिट तो हम कभी भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, यूनिट होना हो, कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी इंफॉर्मेशन विल बी हैविंग, दैट इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द origin.
ठीक है. Then we are writing equation of plane. We are given two information: normal to the plane and distance of plane from the origin. तो ये हमारा हो गया 3D स्पेस. उस साइड बनाता हूँ, बेटर दिखेगा. और सपोज ये हमारा कोई प्लेन है. कीप इन माइंड कि 3D में है तो समझना कि तुम्हारे रूम में और कहीं हवा में एक ट्रायंगुलर शेप की शीट रखी हुई है. ठीक है. सो दिस इज नॉट इन द वाई एक्सिस, थोड़ा दूर है, अंदर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और राइट लेफ्ट में भी थोड़ा है. तो वी नो टू थिंग्स अबाउट दिस प्लेन जो कि ऑलरेडी हमें पता है, जो दे रखी है इंफॉर्मेशन वाइज. एक वेक्टर जो प्लेन के नॉर्मल है, हम उसको n कैप बोल सकते हैं. दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन यूनिट वेक्टर. And what do we know? Distance of plane from the origin. अच्छा, डिस्टेंस अगर निकालना है किसी चीज की, अगर किसी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो आर वी ड्रॉइंग ए नॉर्मल टू द प्लेन? डिस्टेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा क्या? यस सर. तो मैंने आई थिंक मुझे दोनों ये पैरेलल बनाने चाहिए थे. ये कहीं और है, यूनिट वेक्टर हो गया, उससे क्या है तो नॉर्मली. So n cap is given and this d is given. This is the distance of the plane from the origin. किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालने का एक ही तरीका, कर्व पर एक जनरल पॉइंट ले लो और जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी डेफिनेशन हो, उसको यूज कर लो. So here what we will do, we will take a general point in the plane. हमने प्लेन पे कोई पॉइंट ले लिया, उसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया r. ठीक है. Now ये बताओ, अगर हमने ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचा, ये कोई भी पॉइंट है, इसको कैन वी टेल दिस वेक्टर? ये जो वेक्टर बना है, ये पॉइंट ए है, ए ओ वेक्टर क्या हम बता सकते हैं? सोचो. चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. एक वेक्टर है i प्लस 2j माइनस k. इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10. क्या तुम ये वेक्टर बता सकते हो, ये वाला? सर यूनिट वेक्टर इनटू 10. बिल्कुल ठीक बोला. तो बेसिकली जो वेक्टर मैं नीचे पूछ रहा था, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड पता था, डायरेक्शन पता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई. तुमने उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले रखा है और इनटू मैग्नीट्यूड कर दिया. जो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, क्या मैं कुछ और पूछ रहा हूँ? क्या हमें ओ ए का मैग्नीट्यूड पता है? सर 1. 1 क्यों होगा? डी. डी तो डिस्टेंस है, तो लेंथ मालूम है ना. अगर हमें ओ ए का मैग्नीट्यूड पता है, क्या हमें ओ ए का डायरेक्शन पता है? ओ ए का डायरेक्शन पता है? क्या ये परपेंडिकुलर है प्लेन पे ओ ए? यस सर. तो प्लेन में परपेंडिकुलर कोई तो नॉर्मल बोलते हैं, तो क्या हमें नॉर्मल डायरेक्शन नहीं पता है? यस सर. गिवन है ना. तो बताओ ओ ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम? n कैप इनटू डी. हाँ ऑफ कोर्स भाई, मैग्नीट्यूड पता. अगर ये वैसे भी यूनिट वेक्टर में पता है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में डी यूनिट का एक वेक्टर चाहिए, तो क्या ओ ए वेक्टर डी एन कैप नहीं हो जाएगा?
किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताए बात। भाई इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है एन कैप, और इसी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड है 10। तो यूनिट हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। भाई इस डायरेक्शन में यूनिट निकाला और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें ऑलरेडी यूनिट दे रखा है तो यूनिट निकालना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली हो गया। ठीक है। yes यस sir, सर। और सिंस ये ऑरिजिन से ज्वाइन हो रहा है तो ये जो डी एन कैप है क्या ए का पोजीशन वेक्टर भी हो गया। yes sir, यस सर। तो होता है ऑरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो वो वेक्टर भी है और बाई चांस की वजह से ये पोजीशन वेक्टर भी है। अच्छा तो हम क्या ये वेक्टर बता सकते हैं क्या हो जाएगा। मैंने कोई भी जनरल पॉइंट लिया उसको ए से ज्वाइन कर दिया है, ये वेक्टर क्या हो जाएगा। आर माइनस डी एन कैप। कॉन्सेप्ट क्या हो बस। भाई दो पॉइंट पता होते हैं तो उनका वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन ए बी वेक्टर मान लो निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हमें इन दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि डी एन कैप हो जाएगा। क्या ये वेक्टर नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये वेक्टर प्लेन में है। यस सर। ये जो वेक्टर हमने लिया है जनरल पॉइंट ये कहीं भी हो सकता है प्लेन में, तो ये हर एक पॉइंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम अगर आर और ए को कभी भी ज्वाइन करेंगे, आर हम कहीं भी ले लें प्लेन पे, वो वेक्टर प्लेन पर ही होगा और उस वेक्टर का नॉर्मल हमें पता ही है। तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। प्लेन पे कोई भी वेक्टर होगा नॉर्मल से परपेंडिकुलर ही होगा। तो हमने कहा हमने कोई भी जनरल पॉइंट लिया, ज्वाइन किया, आर माइनस से जो वेक्टर बना वो प्लेन पे था। अगर एक प्लेन पे वेक्टर लिया और नॉर्मल वेक्टर है दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। समझ पा रहे हो सब लोग बात। यस yes सर। sir, ठीक है अब डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये हो गया आर डॉट एन, आर हमेशा रहेगा इक्वेशन बनाने के लिए, माइनस डी एन डॉट एन क्या 1 ही हो जाएगा। सोचो मैग्नीट्यूड ऑफ एन 1 यस सर। और cos 0 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। जब हमें प्लेन का नॉर्मल पता हो, प्लेन के नॉर्मल का इसमें यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, और डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन पता हो। ठीक है। yes sir, यस सर। अभी एक चीज इसमें और भी समझ लो, क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख दूं, तो मुझे यूनिट वेक्टर नहीं पता था, कोई वेक्टर पता था, मैंने यूनिट वेक्टर नहीं निकाला। तो अगर मैं यहाँ पर इंटू कुछ भी कर दूं, मतलब ये यूनिट नहीं होता, मान लो इंटू 5 हो जाता, तो इक्वेशन सिमिलर ही रही, सेम नहीं रही। ऑफकोर्स ये राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आर डॉट एन इज इक्वल टू, मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ क्योंकि राइट साइड में नंबर का डिफरेंस ही तो आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है नॉर्मल ही वो, बस यूनिट नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे भी कोई नंबर चेंज हो जाएगा। स्मॉल डी तो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अगर मैं दोनों तरफ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट हैंड साइड को मैंने एन वेक्टर लिख दिया है और राइट हैंड साइड को कैपिटल डी लिख दिया है। इन दोनों में देखो मैं क्या डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ कि आर डॉट एन इज इक्वल टू डी और आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल डी, दोनों ही इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन है। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड पे हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन मिल रही होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है तो राइट हैंड साइड पे वो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन नहीं होगी, उसका कोई मल्टीपल होगा। बात समझ गए सब लोग। yes sir, यस सर। क्वेश्चन कई बार उल्टा आता है कि इक्वेशन लिखी होती है प्लेन की, पता कहता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन बताओ। जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है कि लोग सीधा ये आंसर दे देते हैं डी। मान लो 10 लिखा है, लिख कहते हैं 10। ये नहीं देखते कि लेफ्ट में यूनिट वेक्टर लिखा है या नहीं लिखा है। पहले तुम लोग लिख लो इसको फिर बताता हूँ मैं। इनफैक्ट अभी ये फॉर्मूला मत या लिख लो, दोनों ही लिख लो। एग्जांपल मैं बताता हूँ, फॉर्मूले लिख लो, आगे बढ़ते हैं। You are doing the plane for the first time, कोई भी इशू आए तो बताना।
जब लिख लेना तो सर हो गया। यस सर। So let's take some examples. मान लो हमें लिखनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका जिसके नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है लेट्स से I upon root 3 plus j upon root 3 plus k upon root 3 and whose distance from the origin is 5 units. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी r dot n cap, this is n, I plus j plus k root 3 upon कॉमन लिख देता हूँ, is equal to 5. That's it. इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी हो गई। ठीक है। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट थिंग, अभी पूछ लिया जाए राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose normal is I plus 2j plus 4k and distance from origin is 5 units. What should be the equation? सर हम उसे यूनिट वेक्टर बना देंगे। Very good. We have the equation r dot n cap is equal to d. तो r dot यहाँ पर n नहीं n cap चाहिए, तो I plus 2j plus 4k upon, this is not a unit vector, so 16 20 21 root 21, that should be equal to 5. ठीक है। अभी उल्टा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्लेन की इक्वेशन है r dot 3i minus j plus k is equal to 10. Find the distance of this plane from the origin. What should be the answer? What is the distance of this plane from the origin? Sir, 10 upon root 11. Very good. यहीं पर गलती हो जाती है, हमें जल्दी से आता कि हाँ r dot n cap is equal to d, d is equal to 10 हो गया, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और 10 ऑप्शन में हो। ध्यान रखो कि राइट में डिस्टेंस तब लिखी है जब लेफ्ट में यूनिट वेक्टर लिखा है, अभी लेफ्ट में यूनिट वेक्टर नहीं है, तो पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक तरफ कुछ चेंज करें और दूसरी तरफ ना करें, तो यहाँ बनाने के लिए हमें रूट 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 10 11, तो ऑफ कोर्स वी विल डिवाइड बाय रूट 11 बोथ द साइड्स। अब हम कहेंगे हाँ भाई अब लिखा हुआ है r dot n cap is equal to d, so distance of this plane from the origin is 10 upon root 11। बात समझ गए सब लोग? Yes, sir. यस सर। कुछ गलत नहीं लिखी था, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में डिस्टेंस ही होनी चाहिए राइट साइड में, नहीं, अगर लेफ्ट में यूनिट नहीं है तो राइट में थोड़ा डिस्टेंस का कोई मल्टीपल हो जाएगा, और अगर राइट या लेफ्ट में यूनिट है तो राइट में डिस्टेंस हो जाएगी। तो दैट इज द पॉइंट टू बी कॉट हेयर कि r डॉट n कैप इज इक्वल टू d है, या फिर इट कैन बी नॉर्मली r डॉट n इज इक्वल टू सम कैपिटल D, दैट्स नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। लिख लो एग्जांपल्स। इतने लोग एब्सेंट हैं, let me take the attendance। स्नेहा नहीं है, अक्षत नहीं है, श्रेया है, रितेश नहीं है कई दिनों से, आदित्य नहीं है, महक नहीं है। Sir, done. सबका हो गया?
यस सर। ओके, अब इसी प्लेन की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? तो कार्टेशियन में चेंज करना हमने लाइन में सीखा ही, तो कुछ खास डिफरेंट नहीं है। हमारी इक्वेशन है r डॉट n कैप इज इक्वल टू d। तो r को हम कार्टेशियन में कोई भी जनरल पॉइंट है कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस वाई जे कैप। yj प्लस z के पॉइंट लिख देते हैं। डॉट n कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को हम अच्छा यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन कोसाइन ही हो जाता है क्या एक तरह से? यस सर। तो मैं इसको li प्लस mj प्लस n के लिख दे रहा हूँ एंड इट इज इक्वल टू d, तो नंबर ही है। तो क्या बन गई इक्वेशन? lx प्लस my प्लस nz is equal to d. This is the equation of plane in the Cartesian form. इसको देख के भी तुम बता दोगे कि इक्वेशन की प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। ये d डिस्टेंस है, लेकिन ध्यान रखना कि x y z के साथ जो भी नंबर्स हैं दे शुड बी डायरेक्शन कोसाइंस। ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। तो इसका मतलब क्या है? सिमिलर इक्वेशन है, बस ये कि यहाँ पर ये ए बी सी यूनिट वेक्टर नहीं बना रहे होंगे, तो फिर हमें डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं मिलेगी, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए बात को? यस सर। यस सर। एक और इम्पोर्टेंट कैच क्या हो गया, इस इक्वेशन को देख के हम नॉर्मल को तुरंत जज कर सकते हैं। जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी फॉर्म की इक्वेशन है, उसमें यही तो है नॉर्मल टू द प्लेन। यस यस सर। सर। नॉर्मल था, तो जब इस तरह की क्वेश्चन देखना, मैंने बताया था शुरू में ही कि प्लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्मल टू द प्लेन। वो एक लाइन होती है जिसको हमें डील करना आता है, वेक्टर को हमें डील करना आता है। जो हम इक्वेशन इस फॉर्म के देखेंगे, सो वी विल ऑब्जर्व कि हाँ भाई यहाँ पर ए बी सी आर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पर ये रेशियोज हैं, अगर डिस्टेंस निकालनी होगी तो डिवाइड कर लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सा। देन वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, सो दीज आर टू इक्वेशंस, नोट कर लो इनको। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। लेट्स सी द नेक्स्ट फॉर्म। बेसिकली इस बार हमें क्या क्या पता होगा? इस बार वी विल बी नोइंग अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज अगेन नॉर्मल टू द वेक्टर। बट नॉर्मल नाम ना लेके उसने बोल दिया है वी नो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मली तो हुआ ही है। यस सर। यस सर। और दूसरी इंफॉर्मेशन होगी अ पॉइंट इन द प्लेन। तो जो मैं शुरू में एग्जांपल ले रहा था जब मैं शीट लिया था अपने हाथ में, कि यार एक वेक्टर के परपेंडिकुलर बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी पैरेलल प्लेन्स। ये वेक्टर मैंने फिक्स कर दिया है, ये इसके नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल। कितना भी दूर आगे पीछे करते जाओ ये सारे ही प्लेन इसके नॉर्मल है। समझ गया मैं? यस सर। बट अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं तो क्या यूनिक प्लेन मिल गया? भाई एक पॉइंट हर प्लेन में थोड़ी होगा। मैंने कहा इस वेक्टर के नॉर्मल है हमारा प्लेन, तुमने कहा बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। फिर मैंने एक पॉइंट भी फिक्स कर दिया कि यार उस प्लेन में ये वाला पॉइंट भी है, कोई पॉइंट है 2 3 7, तो वो तो एक ही प्लेन में होगा। हर पैरेलल प्लेन में सेम पॉइंट तो हो नहीं सकता। यस सर। यस। तो देखो हम फिर से कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। कोई भी प्लेन है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। वी नो अ पॉइंट इन द प्लेन जिसका पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं, एंड वी नो एक वेक्टर जो उसके नॉर्मल है। ओके,
Anyone who would like to try how to write this equation? आपने क्या बोला था? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा बीच में। सामने लिखा हुआ है that this time we have two information, a vector perpendicular to the plane and a point in the plane. Now how can we write the equation of plane? अरे जनरल अप्रोच लगाओ जो हमने सीखी हुई है। अरे सर वो पासिंग पॉइंट है प्लेन में। हाँ, कैसे इक्वेशन लिखते हैं भाई? सेम ही अप्रोच लगा रहे हैं हर क्वेश्चन में। सर एक जनरल पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट ले और लिया। फिर से माइनस सर आगे बोला है, कुछ आवाज नहीं आई मेरे पास। सर फिर वो r माइनस इस बार a हो जाएगा, मतलब a का डिस्टेंस, और फिर वही नॉर्मल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। वेरी गुड भाई, अब मैंने कोई पॉइंट ले लिया r, तो क्या r माइनस a वेक्टर जो होगा वो प्लेन पे होगा फॉर श्योर भाई? दोनों पॉइंट प्लेन में है तो वेक्टर भी तो प्लेन में ही होगा। यस सर। और n के वो परपेंडिकुलर है, सो वी कैन से r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं लोग, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। डॉट प्रोडक्ट ले लोगे और राइट में लिख दोगे, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई डोंट थिंक ये कुछ नया था, पिछले जैसा ही था, बस इस बार डिस्टेंस ने देके पॉइंट दे दिया है, विच मेड इट सिंपलर देन प्रीवियस वन। ये तो और सिंपल ही हो गया, खास दिक्कत नहीं है हमें। इसी की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में तुम लोग खुद से लिखो। राइट इक्वेशन ऑफ राइट दिस इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। इस तरह इसको स्टैंडर्ड मानना नहीं, चलो तो मैंने बता दिया कि ऐसे भी लिखा होता है। ये n को बुक में ऐसे लिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो वही यूज करना। सॉरी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी। हाँ प्रत्युष, नहीं सर वही नोटेशन का था। ओके। और a को पॉइंट, ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, x1 y1 z1 मान लिया। ओके सर, ये a ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। वेरी गुड भाई, r हमारा हो गया एक्स आई कोई भी जनरल पॉइंट प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, और इसका डॉट ले लिया है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से, दिस मस्ट कम आउट टू बी 0। तो ये तो एक ही टर्म है, ये x माइनस x1 टाइम्स i बन जाएगा, और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 is equal to 0. This is the Cartesian form of the equation of the plane. अभी मैं तुम्हें दिखाऊं कि this is nothing but same as previous। पिछला वाला आया था, क्या आया था? क्या वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कैपिटल डी आया था? यस सर। यस तो सर। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ax आ जाएगा, by आ जाएगा, cz आ जाएगा, और बाकी क्या आएगा, माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, क्या ये एक नंबर है? यस सर। ठीक है, तो मैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 को d बोल दे रहा हूँ, तो पिछले जैसे इक्वेशन तो बन गई, जैसे कि बिल्कुल वही इक्वेशन बन गई, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। यस सर। यस सर। इस फॉर्म में याद रखना, थोड़ा इजियर होता है करना। हम एक
देखो हमें इस प्लेन पे एक ही पॉइंट पता था और नॉर्मल पता था। सर डन। ओके, कोई लिख तो नहीं रहा? नो सर। द लास्ट पार्ट, सिर्फ 3 ही फॉर्म है, 2 फॉर्म हो गए, दोनों इजी थे। तीसरा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो जैसे 2 पॉइंट्स और ऑलवेज इन अ लाइन, और वो एक यूनिक लाइन होती है, वैसे ही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म अ प्लेन एंड दैट इज आल्सो अ यूनिक प्लेन। ठीक है, यू कैन इमेजिन आल्सो, कोई भी 3 पॉइंट सोच लो, एक लाइन नंबर सोचना, दे विल ऑलवेज बी इन सेम प्लेन, और अ प्लेन कैन बी फॉर्म्ड हैविंग ऑल दोस 3 पॉइंट्स। तो इस बार हमें क्या गिवन है, एक प्लेन है, उस पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। तो ये हमने मान लिया कोई प्लेन है, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। मैं बुक के ही नोटेशन यूज कर लेता हूँ, इनके नाम इन्होंने लिए हैं आर, एस और टी, आई गेस। ठीक है, so this is R, this is S और this is T. Now see, अगर तुम पिछले दोनों फॉर्म तुमने ठीक से अभी देखे हैं, so think what do we need to write the equation of plane? क्या चीज चाहिए हमें? नॉर्मल। नॉर्मल टू द प्लेन चाहिए। पहला दूसरा फॉर्म दोनों में ही नॉर्मल दिया था, ठीक है भाई। नाउ इसमें नॉर्मल तो नहीं दिया है, बट कैन वी फाइंड नॉर्मल? ये कुछ कुछ वैसी बात हो गई कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्लोप दिया हुआ था, 2 पॉइंट फॉर्म हमने अगर कुछ घुमा फिरा के वही तो है, 2 पॉइंट दे रखे, हमने स्लोप निकाल लिया। नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे स्लोप निकल गया है। सिमिलरली, इज देयर अ वे वी कैन फाइंड नॉर्मल टू द प्लेन विद द हेल्प ऑफ दीस 3 पॉइंट्स? सर 2 पॉइंट का क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। वेरी गुड। 2 पॉइंट का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, 2 वेक्टर का होता है। So what we will do, we will find 2 vectors in the plane. तो RS और RT निकाले जा सकते हैं क्योंकि पॉइंट गिवन है। अगर हम RS और RT का क्रॉस ले लें, so we will get a vector which is perpendicular to both of them. यस सर। Which will act as normal. Normally तो चाहिए था, एक पॉइंट और नॉर्मल चाहिए था, नॉर्मल ऐसे क्रॉस से निकल गया। 3 पॉइंट पता है हमें, तो एक ही पॉइंट चाहिए था। क्या सेकंड फॉर्म जैसा बन जाएगा? फिर हम लिख देंगे इक्वेशन, ठीक है। यस सर। तो इफ वी फाइंड RS एंड RT, बस कोई भी दो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं, वो तो नोटेशन के लिए 2 मैंने ले लिया ऐसे दिखाने के लिए, इनका क्रॉस ले लें। Now this will act as normal to the plane. फिर वही कहानी, एक जनरल पॉइंट लिया और बस फिर वही काम। ये R है इसका पोजीशन वेक्टर, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर A था, तो क्या हो जाएगा R माइनस A, इसका डॉट ले लेंगे, दोनों के RS और ये मैंने RT लिखा था ना, RS और RT के क्रॉस प्रोडक्ट से लिख लेंगे, इन सबके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं। तो बोल सकते हैं B माइनस A क्रॉस C माइनस A, दिस शुड बी इक्वल यस टू सर। 0। देखो आराम से समझना सब लोग फिर से, दिस इज टेलिंग अस द नॉर्मल टू द प्लेन। B माइनस A प्लेन पर एक वेक्टर, C माइनस A प्लेन पे दूसरा वेक्टर, दोनों क्रॉस प्लेन का नॉर्मल आ गया। R माइनस A हमने कोई वेक्टर लिया है अपने प्लेन पे, उसका डॉट लिया है नॉर्मल से, 0 आ जाएगा। क्या ये स्केलेटर प्रोडक्ट बन गया?
Yes, sir. दिस कैन बी फाउंड यूजिंग डिटर्मिनेंट। अभी इसी को मैं अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ क्या हो जाएगा ये, क्या ये x माइनस x1 i हो जाएगा? देखो इसको x y z लिख देंगे, इसको x1 y1 z1 लिख देंगे, समझ गए? x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 हो जाएगा। इसमें देखो ये x2 माइनस x1 बन जाएगा और इसमें x3 माइनस x1 बन जाएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ, सब लोग समझ पा रहे हो? भाई b के लिए पॉइंट Yes, sir. लेंगे x2 y2 और z2 और c के लिए ले लेंगे x3 y3 z3। तो हमारा जो स्केलर ट्रिपल बनता है, तीनों का डिटरमिनेंट लेते हैं ना, तो पहली रो में पहला वेक्टर आता है जो कि हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। दूसरी रो में दूसरा वेक्टर आता है b माइनस a में क्या क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और तीसरी में c माइनस a आ जाएगा, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। देखने में बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा है भी, बट कॉन्सेप्चुअली देखो मैंने शुरू से ही बताया था कि समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल कर लोगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आएंगे तो कर लोगे। नहीं आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल जीरो है उसके लिए चैप्टर, तो कुछ समझ में नहीं आएगी क्या चल रहा है। सो कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन टॉकिंग, कहीं कुछ भी इशू हो जस्ट आस्क, कुछ इतना बहुत बड़ा नहीं जितना डराया जाता है। So note it down and ask if you feel there is any doubt. सर वहाँ Z2 माइनस Z1 नहीं आएगा सेकेंड वाले में? मैं शॉर्ट में लिख दिया, if you don't want to write that's fine, तो सबको पता ही है कैसे लिखना होता है। I guess और कोई थ्योरी तो इस चैप्टर में बची नहीं होगी। आई सिर्फ वो बताना होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म एंगल बिटवीन प्लेन्स कोप्लानरिटी रह गया अभी। I guess we will need 2 more classes. हो गया। तुमने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये है मेन फॉर्मूला, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म का और ये कार्टेशियन फॉर्म का। लास्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बच्चों वाला है, ये तूने लाइन में पढ़ा हुआ है। याद है लाइन एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटती थी कि एक्स एक्सिस पे ए काट रही है, वाई एक्सिस पे बी काट रही है, तो इक्वेशन आती थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यस सर। Yes, sir. अभी 3D है, अगर हमारा प्लेन एक्स एक्सिस पे ए काट रहा है, वाई एक्सिस पे बी काट रहा है, जेड पे सी काट रहा है, so this is the equation of line, equation of plane in the intercept form, x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। कभी उल्टा क्वेश्चन आए, कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, मान लो 3x plus 4y minus 8y is equal to 10,
और हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं। ये लाइन में भी कर रखा है हमने। इंटरसेप्ट निकालते कैसे थे? सर डिवाइड बाय 10 कर देंगे। राइट हैंड साइड में 1 बनाते थे, तो सब में बाई 10 कर देंगे, बाई 10 बाई 10 बाई 10, ये 1 हो गया। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया? 10/3। 3 को भी नीचे लिख देंगे ना, x अपॉन a होता है, ऐसे लिख देंगे। x इंटरसेप्ट 10/3 हो गया, y इंटरसेप्ट 10/4 हो गया, और z इंटरसेप्ट 10/-8 हो गया। ठीक है, तो बस लिख लो इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो, बेस्ड ऑन दिस हम जो क्वेश्चंस कर सकते हैं एनसीईआरटी से वो कर लेंगे। यहीं पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए। 11.2 हमारी पूरी हो गई ना? यस यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 11.2 में क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना हो? नो सर। नहीं था। एग्जाम्पल तो था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था किसी ने? सर सैंपल पेपर में है क्वेश्चन उसका। फुट ऑफ परपेंडिकुलर थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, चलो मैं बताऊंगा ये, वो क्वेश्चन अभी छोड़ दो। So from the origin, चलो बता दो। then क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं पढ़ा है, 10 नहीं पढ़ा है, 11 नहीं पढ़ा है, 12 नहीं पढ़ा है, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा। ठीक है, नोट दिस क्वेश्चंस। ये हमने जो अभी पढ़ा है उससे हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन हमारे बचे हुए पोर्शन से जो छोटा सा ही है, मैक्स 2 क्लासेस में भी एक क्लास में हमारा हो जाए तो तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा। ठीक है, आई वुड से कि अब इसको होमवर्क में ही कर लो, करोगे भी तो कितना ही हो पाएगा। ठीक है, यस सर। तो आज हमने एक क्वेश्चन ऑफ प्लेन सारी खत्म कर ली, बहुत माइनर चीजें रह गई हैं, यहीं से चैप्टर ओवर हो जाएगा। यू हैव डन अ गुड जॉब, जितना मुझे दिख रहा है सामने से जो लोग कर रहे हैं। कोई लोग अगर नहीं कर रहे हैं सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट ठीक है, गुड वर्क। सो एज सुन एज दिस इज ओवर वी विल स्टार्ट रिवीजन अगेन। एंड आज मैं शेड्यूल तुम लोगों का देख रहा था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, देख लो ये शुरुआत ठीक है कि नहीं है। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस फॉर द टेस्ट। Yes, Yeah. sir. में पहला Yes, चैप्टर 3, 4 कर रहे हैं, एंड सेकंड आई टुक चैप्टर 1 एंड 2। ये वैसे भी हमारे रिवाइज हो चुके हैं। यस सर। ठीक है, आई एम प्लानिंग इट फ्रॉम 13th December. विल दैट बी फाइन? सर 24 तक प्री बोर्ड्स चलेंगे, चलेगा वैसे सर? इसमें प्री बोर्ड से कोई दिक्कत ही नहीं, प्री बोर्ड के लिए तो हाँ। पढ़ो, चलेगा सर। प्री बोर्ड के लिए पढ़ना है तो कॉमन टाइम में हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर we will continue from here. That's it. Till the next time. Goodbye everyone. Have a good day. Bye bye all. Have a good night. थैंक यू सर। Thank you, sir. thank you, sir.